हेलो बच्चों, कैसे हो? तबीयत ठीक ठाक? चलो, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम पार्ट 2 एज ए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। अब अगर हम हमारा चैप्टर नंबर 7 याद करें, द रोटेशनल मोशन पर्टिकुलरली, जिसमें सेंटर ऑफ मास वाला पार्ट अभी नहीं, जस्ट रिमेंबर for rotational motion. In rotational motion we have considered the rigid body, है ना? उसमें हमने एज ए rigid body बोला था। तो rigid body की डेफिनेशन क्या है कि what is called rigid body, कि जिसमें इंटर पार्टिकल डिस्टेंस रिमेन्स इनवेरिएंट, मतलब इंटर पार्टिकल डिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट। दिस टाइप ऑफ बॉडी इट्स कॉल्ड रिजिड बॉडी, जिसमें हमने बोल दिया कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट। दिस टाइप ऑफ बॉडी इट्स कॉल्ड रिजिड बॉडी। और उसमें भी हमने बोला था कि फिजिकली रिजिड बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? कि अगर हम कोई भी ऐसे रिजिड बॉडी, मतलब हमारे लिए अब सॉलिड बॉडी हो गई, ओके। अब कोई भी तुम सॉलिड बॉडी ले लो, उसमें अगर तुम फोर्स लगाओ तब इंटर पार्टिकल डिस्टेंस चेंज होता ही है। जस्ट कंसीडर द स्प्रिंग। अगर हमारे पास कोई भी ऐसी स्प्रिंग है और इसमें तुम कैसे कोई भी फोर्स लगाओ तो ये थोड़ी स्ट्रेच होगी या फिर कंप्रेसिव फोर्स में थोड़ी कंप्रेस्ड भी होगी, है ना? तो उसमें इंटर पार्टिकल डिस्टेंस में चेंज आता है। चलो, कोई भी एक ऐसा स्टील का बार है ऐसे, जिसमें तुम एक्सट्रीम हाई फोर्स लगा दो तो क्या होगा? इसमें भी थोड़ा बहुत ऐसे इंटर पार्टिकल डिस्टेंस में चेंज आता है, लेकिन यहां पर तुम्हें एक्सट्रीमली हाई फोर्स लगाना पड़े। स्प्रिंग में थोड़ा बहुत फोर्स लगाओगे तो भी चलेगा, बट फॉर द स्टील रोड यू हैव टू अप्लाई द एक्सट्रीमली हाई फोर्स, and under the extreme high force there will be a change in the interparticle distance, and that's why rigid body, the physically rigid body does not exist. लेकिन अगर हम इसमें भी थोड़ा बहुत ऐसा भी कंसीडर करें कि अगर एक्सट्रीम हाई फोर्स ना लगाए तब इंटरपार्टिकल डिस्टेंस तो एज इट इज रहेंगे, तो उस टर्म्स में इसको हम रिजिड बॉडी बोल सकते हैं। चलो, अब इसमें एक्सट्रीम हाई फोर्स लगाया हमने और फिर ये फोर्स रिमूव करेंगे तो क्या होगा? देन द रोड, मतलब ऑब्जेक्ट, कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। दैट मीन्स पार्टिकल, इसके अंदर जो भी पार्टिकल, जो भी डिस्टेंस चेंज हुआ, अगेन दिस पार्टिकल कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। तो ऐसे अब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास के जिसमें ऐसी प्रॉपर्टीज होती है कि व्हेन वी रिमूविंग द फोर्स द ऑब्जेक्ट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। लाइक स्प्रिंग देखो, जस्ट अप्लाई द फोर्स। अब इसमें थोड़ी लेंथ इंक्रीज होगी, मतलब बॉडी डिफॉर्म होगी ऐसा बोलेंगे। तो ये जो फोर्स है उसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स भी बोल सकते हैं। It is deforming force. Then under the deforming force there is a increasing या as a compressive force में decreasing in the length of the spring. Whenever you are removing the deforming force, the spring come back to its original position. तो ऐसे जो objects हैं कि जिसमें when we are removing the deforming force, external force, and the particle, मतलब object, regain its original shape and size, this type of body it's called
इलास्टिक बॉडी, इसको हम एज ए इलास्टिक बॉडी बोल सकते हैं। मतलब ये जो है वो हमारे लिए एक ऐसी इलास्टिक बॉडी होगी एंड उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। Then under the property of elasticity, the object regain its original shape and size. आ रहा है समझ में? कैसा बोलेंगे कि when we are removing the deforming force, the object या body come back to its original shape and size. This type of body is called elastic body. And this property is called elastic body. कई ऐसा भी होता है कि कई बार जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आते हैं, तो उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी या फिर उसको बोलेंगे प्लास्टिक फॉर्मेशन। जैसे यहाँ पर इलास्टिसिटी बोल देंगे तो वहां पर बोलेंगे प्लास्टिसिटी, और वो जो बॉडी होगी उसको हम प्लास्टिक बॉडी बोलेंगे। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो उसके ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आता, मतलब बॉडी डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, then it is called plastic body. And property is called plasticity. या फिर इसको बोलेंगे हम इनइलास्टिक। जैसे ये इलास्टिक हुआ, इसको इलास्टिक बॉडी बोला, तो इसको प्लास्टिक बॉडी की जगह तुम इनइलास्टिक भी बोल सकते हो। इट इज इनइलास्टिक बॉडी, नॉन इलास्टिक भी बोल सकते हो, है ना। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। जैसे तुम कोई भी एक एग्जांपल ले लो, मड, जिसके ऊपर तुम फोर्स लगाओगे तो उसकी शेप एंड साइज में चेंज आएगा, फोर्स रिमूव करेंगे तो क्या मड वापस अपनी पोजीशन पर आता? नहीं आता। तो उसको बोल देंगे हम ऐसे इनइलास्टिक बॉडी, है ना। चलो अब इससे भी अगर हम थोड़ा आगे बढ़े कि रिलेटेड विद इलास्टिक बॉडी या फिर ऐसे इनइलास्टिक, उसी में बहुत सारे ऐसे भी बॉडी होती है कि जैसे फोर्स रिमूव करे तो वो पार्शियली अपना ऐसा शेप रिगेन करे और पार्शियली रिगेन नहीं करती, तो उसको बोलते हैं पार्शियली इलास्टिक बॉडी, है ना। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ बॉडी, इलास्टिक बॉडी, पार्शियली इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक। इलास्टिक मतलब when we remove the deforming force, the object come back to its original shape and size. Okay, फिर partially elastic, इसका मतलब when we remove the deforming force, the slightly it's come back to original position, but not totally, then it is called as a partially elastic. जैसे कोई भी प्लास्टिक हुआ, उसको थोड़ा और ज्यादा खींच लो तुम, तो थोड़ा ऐसे उसकी लेंथ में चेंज आ जाएगा, और फिर रिमूव करोगे तो थोड़ा ऐसे कंप्रेस होता है लेकिन वो स्ट्रेच तो रहेगा, तो उसको बोलते हैं एज ए पार्शियली इलास्टिक। और थोड़ा सा भी वो अपनी शेप रिगेन ना करे तो उसको बोलते हैं एज ए इनइलास्टिक, नॉन इलास्टिक बॉडी। ओके, तो ये थोड़ा बहुत इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में है। अब ये जो भी हम बोलते हैं इलास्टिसिटी, पर्टिकुलरली इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्यों? क्योंकि हम कोई भी एक ऐसे बिल्डिंग, जैसे तुम घर में रह रहे हो, यहाँ पे स्कूल है, तो वो जब भी हम कोई भी बिल्डिंग ऐसे कंस्ट्रक्ट करें तब उसके अंदर हम ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टील बार या फिर ऐसे आयरन बार्स यूज करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली तो आयरन बार्स यूज होते हैं। तो वो आयरन बार्स की इलास्टिसिटी हमें पहले मेजर करनी पड़े, इसीलिए उसकी प्रॉपर थिकनेस चाहिए। फिर जो कंक्रीट हम यूज करते हैं उसकी भी इलास्टिसिटी, देन इलास्टिसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। Most important part for the solid,
कोई भी अगर हम कोई भी कंस्ट्रक्ट करें, जस्ट ऐसे हम ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी जो भी हम मटेरियल यूज करें तो वो थोड़ा ऐसे हमें हैवी मटेरियल थोड़ा यूज करना पड़े कि जब कोई भी व्हीकल उसमें से पास हो तो उसमें वाइब्रेशन ज्यादा ना आए, क्योंकि वाइब्रेशन आएगा तो वो ब्रिज ऐसे टूट भी सकता है। तो ऐसे कोई भी चीज, बिल्डिंग हो या ब्रिज हो, हमें ऐसे इलास्टिसिटी जो भी हम मटेरियल यूज करें उसको हमें पहले देख लेना पड़े, मतलब उसको ऐसे अच्छे से हमें जांच कर लेनी पड़े, उसको एग्जामिनेशन करना पड़े। ओके, इसीलिए बोलते हैं कि इलास्टिसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द सॉलिड, कि जितना ज्यादा इलास्टिक होगा उतना मटेरियल हम ऐसे यूज कर सकते हैं। जिसमें इलास्टिसिटी ना हो, ऐसे मटेरियल अगर यूज करेंगे तो वो जल्दी से ब्रेक हो जाएंगे। कभी भी ऐसे अर्थक्वेक आया तो बहुत सारे बिल्डिंग्स ऐसे भी होती है कि वो एज इट इज रहेगी, बहुत सारे बिल्डिंग्स गिर जाती है। तो क्यों ऐसा? तो उसके जो भी मटेरियल यूज किया है उसमें डिफरेंस है। दैट्स व्हाई द इलास्टिसिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। चलो अब इसी में थोड़ा अगर हम आगे बढ़े कि अंडर द डिफॉर्मिंग फोर्स देयर इज ए चेंज इन द interparticle distance, and when we remove the deforming force the particle come back to its original position. It is called elastic. तो अभी हम इलास्टिक बिहेवियर पढ़ रहे हैं। इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड। चलो इसमें हम कोई भी 3 डायमेंशन बॉडी कंसीडर करते हैं। सपोज दिस वन इज अवर 3 डायमेंशन बॉडी, और ऐसा कोई भी क्यूब है हमारे पास। चलो सभी की ऐसे लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सेम, और उसमें भी हम कोई भी इन बिटवीन भी ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर सोच लेते हैं। ऐसा कोई भी हमारे पास क्यूब है और इसके सभी ऐसे कॉर्नर्स पर suppose particles are situated. ऐसे कोई भी particles है ऐसे। ओके, अब अगर हम यहां पर ऐसे कोई भी साइड पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए तब इंटरपार्टिकल डिस्टेंस इंक्रीज होगा। एंड व्हेन वी रिमूव द डिफॉर्मिंग फोर्स, यहां पर जो भी हम फोर्स लगाए बॉडी को डिफॉर्म करने के लिए, इसीलिए इसको डिफॉर्मिंग फोर्स। जब भी मैं ऐसा बोलूं कि डिफॉर्मिंग फोर्स, मतलब तुम्हें याद रखना है कि वो फोर्स है, लेकिन वो फोर्स ऐसा कि जिसके बॉडी में कुछ चेंज आता है। इंटरपार्टिकल डिस्टेंस में कहीं ना कहीं कोई भी तरीके का चेंज, आइदर इंक्रीजिंग इन द डिस्टेंस अदरवाइज डिक्रीजिंग इन द डिस्टेंस। ओके, तब when we remove the deforming force then particle come back to its original position। तब इसमें हम ऐसा सोच सकते हैं कि इन ये जो डिस्टेंस पहले फिक्स है, फिर जो भी फोर्स लगाया और डिस्टेंस इंक्रीज हुआ और फोर्स रिमूव किया तो वापस अपनी पोजीशन पर आ गया। तो ऐसा बोल सकते हैं कि all particles are assumed to be connected by elastic spring। देखो कभी ऐसी स्प्रिंग होती नहीं। चलो मेरे पास कोई भी एक ऐसा ये स्टील बार है और इसमें मैं एक्सट्रीमली हाई फोर्स लगाऊं तो थोड़ा बहुत उसकी लेंथ में इंक्रीज हुआ और फोर्स रिमूव किया तो वो अपनी ओरिजिनल शेप पे आ गया, पोजीशन पे। तो अंदर पार्टिकल जो है वो कोई भी स्प्रिंग से ऐसे कनेक्टेड होते नहीं, लेकिन जब भी हम स्प्रिंग सोचे तो स्प्रिंग में फोर्स रिमूव करते हैं तो क्या होता है, स्प्रिंग कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। देन ऑल पार्टिकल्स आर assumed to be connected by spring। ऐसे बहुत सारी ऐसी दो कोई भी दो है वहां पर ऐसे स्प्रिंग्स है, सभी में हम स्प्रिंग ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ड्रॉ करना जरूरी नहीं है। दिस इज ओनली द इंफॉर्मेशन। देन इन इलास्टिक बॉडी, particularly for the elastic body, we can say that any two particles
are connected by spring, assume to be connected by spring, है ना? कैसा हम बोल सकते हैं? चलो फिर इसके आगे अगर हम बढ़े तो हमें अब ये थोड़ा इतना इंट्रोडक्टरी पार्ट है चैप्टर का, अब जो हमें पर्टिकुलरली चैप्टर में पढ़ना है वो जैसे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में। तो सबसे पहले बोलते हैं स्ट्रेस। क्या बोलेंगे स्ट्रेस? जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो भी कई बार बोलते हैं कि हाँ तो बहुत सारा स्ट्रेस हो गया, आई एम अंडर स्ट्रेस। हाँ, कभी भी ऐसे पेरेंट्स जो है कोई भी मीटिंग से आते हैं बाहर से, या कोई भी एक ऐसा थोड़ा बहुत ऐसे क्रिटिकल काम करके आते हैं तो बोलेंगे आज तो बहुत स्ट्रेस था। तो स्ट्रेस है क्या? व्हाट इज द फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेस? है क्या वो स्ट्रेस? तो स्ट्रेस मतलब हमें कहीं ना कहीं से ऐसे फोर्स लगाया हुआ है। यहाँ पर फिजिक्स में अगर हम स्ट्रेस बोले, हमारा जो मेंटली स्ट्रेस है वो कुछ अलग होता है, जिसको हम लिंक भी करेंगे यहाँ पर दोनों को। लेकिन फिजिक्स में अगर हमें बोल दूं कि स्ट्रेस, देन स्ट्रेस इज कॉल्ड फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब स्ट्रेस है क्या? तो बोलेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया। अब जो स्ट्रेस है उसका सिंबल है सिग्मा, जैसे 6 जैसा लग रहा है लेकिन सिग्मा है। तुम्हें ऐसा नहीं लिखना, ये तो 6 हो जाएगा, लेकिन ऐसे करना है। दिस इज कॉल्ड सिग्मा। देन स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया तो कोई दूसरी भी फिजिकल क्वांटिटी है। कौन सी? यस, प्रेशर। फोर्स अपॉन एरिया इज आल्सो कॉल्ड प्रेशर। तो यहां पर इसका जो यूनिट है, तो यूनिट ऑफ स्ट्रेस क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? तो डायमेंशन फॉर्मूला इज m1 l-1 t-2, है ना? तब ये जो भी m1 l-1 t-2 है तो इट इज सिमिलर टू द प्रेशर। इसका मतलब सिर्फ डायमेंशन इक्वेशन, डायमेंशन वाइज, यूनिट वाइज द प्रेशर एंड स्ट्रेस सेम है, बाकी प्रेशर और स्ट्रेस दोनों टोटली डिफरेंट है। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं कि प्रेशर इज वन स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रेस। एक ही कंडीशन में स्ट्रेस एंड प्रेशर सेम होगा, बाकी स्ट्रेस अलग है और प्रेशर अलग है। चलो अब इसके लिए मैं ऐसा बोलूं कि सपोज ये कोई भी एक हमारा बार है, ऐसे मतलब रोड है कोई भी, और इसके ऊपर में कोई भी एक ऐसा फोर्स लगा दो जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है ना, तब फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। और अगर इस स्ट्रेस से लेंथ इंक्रीज होगी, जैसे मैं यहां पर भी फोर्स लगा दूं ये एरिया पर, तो अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो उसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। सॉरी, जिसको बोलेंगे हम टेंसाइल स्ट्रेस, सिग्मा टी। फिर अगर लेंथ डिक्रीज होती है तो उसको बोलते हैं हम कंप्रेसिव स्ट्रेस। लेंथ डिक्रीज हो गई देन इसको बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। जिसको भी सिंबलाइज तो एक ही से करेंगे हम, सिग्मा टी, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग,
क्योंकि फॉर्मूला फॉर टेंसाइल स्ट्रेस या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस एक ही है, फोर्स अपॉन एरिया। मतलब जो स्ट्रेस है, कोई भी टाइप का आप स्ट्रेस ले रहे हो, द फॉर्मूला इज फोर्स अपॉन एरिया यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला अब कोई भी ले लो, आइदर टेंसाइल और ऐसे कंप्रेसिव, जिसमें यहाँ पर अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है तो इसको हम ऐसे लॉन्गिट्यूडनल भी बोल सकते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, पर्टिकुलरली लॉन्गिट्यूडनल, और लॉन्गिट्यूडनल के लिए सिग्मा एल कर दो, कंप्रेसिव के लिए भी सिग्मा एल ही बोलेंगे। दोनों का फॉर्मूला एक ही होगा, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। ओके, अब इसी फोर्स से होगा क्या, तो यही रोड की अब लेंथ इंक्रीज होगी, है ना। अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूंगा, then due to the force, deforming force, there is a increasing in the length। इसका मतलब अगर मैं यहां पर एक ड्रॉ कर दूं तो ये थोड़ी लेंथ यहां से इंक्रीज हुई, इस साइड से फोर्स लगा तो थोड़ी लेंथ यहां से इंक्रीज हो गई। अब कोई भी एक साइड अगर हम रेफरेंस ले लें अंडर द फोर्स, और ये थोड़ा ज्यादा दिखा देगा कोई भी एक साइड, तो इसमें इसकी ओरिजिनल लेंथ एल है और इसमें चेंज आया लेंथ में डेल्टा एल। देन द रेशियो ऑफ चेंज इन द लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो स्ट्रेन जो जिसको हम सिंबलाइज करेंगे सिग्मा से और लेंथ से रिलेटेड है तो सिग्मा एल बोल देते हैं। ये भी सिग्मा, लेकिन सिंबल ये भी सिग्मा, एप्सिलॉन बोल तो भी चले, तो इट इज एप्सिलॉन एंड इट इज डेल्टा एल अपॉन एल। तो व्हाटएवर द रेशियो ऑफ चेंज इन द लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन। और ये जो स्ट्रेन है देखो दोनों का रेशियो है, इसीलिए इट इज यूनिटलेस, डायमेंशनलेस। तो आगे चैप्टर नंबर 2 में हमने ऐसी क्वांटिटीज पढ़ रखी है कि जो डायमेंशनलेस है, जैसे सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, है ना, रेडियो एक्टिविटी, ऑल आर एज ए यूनिटलेस, डायमेंशनलेस इसको बोलते हैं। यहां पर ये भी एक क्वांटिटी हो गई स्ट्रेन, विच इज ऑल्सो डायमेंशनलेस, यूनिटलेस, क्योंकि दोनों मीटर सेंटीमीटर तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है देन इट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और डिक्रीज हो रही है देन कंप्रेसिव स्ट्रेन। तो दोनों में इसका जो फॉर्मूला है वो तो यही है कि जो भी इंक्रीज लेंथ हुई तो भी डेल्टा एल अपॉन एल, डिक्रीजिंग इन लेंथ हुई तो भी ऐसा डेल्टा एल अपॉन एल, व्हाटएवर द चेंज इन द लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड स्ट्रेन। और इंक्रीज हुआ तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोल देते हैं, और डिक्रीज हुआ तो कंप्रेसिव स्ट्रेन बोल देते हैं। दोनों का नाम तो एक जैसा ही है। ओके, चलो अब कई बार अगर हम फोर्स लगाए तब वॉल्यूम में चेंज आ सकता है, मतलब यहां पर सिर्फ लेंथ में चेंज आए, लेकिन अगर हम सभी जगह से फोर्स लगा दें तो पूरा वॉल्यूम जो बॉडी का है उसमें चेंज हो सकता है, लाइक दिस। अब रिलेटेड विथ वॉल्यूम देखिए, ये हमने लेंथ से रिलेटेड किया। अब वॉल्यूम से रिलेटेड सोचिए कि ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है हमारा जिसमें सभी साइड से फोर्स लगा, and that force should be perpendicularly to the particular part। सभी पॉइंट पर हमें परपेंडिकुलर फोर्स लगाना है। तो जो भी हम परपेंडिकुलर फोर्स लगा दें तो क्या होगा, ये जो बॉडी है उसका पूरे वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तब ये जो भी स्ट्रेस होगा वॉल्यूम स्ट्रेस, जिसको बोल सकते हैं हम सिग्मा वी, जैसे यहाँ पर एल बोलते हैं, यहाँ पर बोलेंगे
बोलेंगे V, एंड दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, मतलब जहां पर हम फोर्स लगा रहे हैं उसका पर्टिकुलर एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस जो है फॉर्मूला सभी के लिए सेम, दैट F अपॉन A, एंड स्ट्रेंथ सिग्मा V, दैट इज चेंज इन द वॉल्यूम टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। मतलब अब इसको जो है हम बोल सकते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस, और ये जो हुआ वो वॉल्यूम स्ट्रेंथ। लेंथ से रिलेटेड है तो लॉन्गिट्यूडनल कंप्रेसिव हो गया, ऐसे वॉल्यूम से रिलेटेड तो वॉल्यूम स्ट्रेस, फॉर्मूला एक ही। यहां पर बोलेंगे चेंज इन द वॉल्यूम टू इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेन। तो स्ट्रेन जो है वो यूनिटलेस, अब कोई भी टाइप का स्ट्रेन होगा यूनिटलेस, और स्ट्रेस है तो यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इस कंडीशन में जब भी ऐसे सभी साइड से फोर्स लगाया है और इस कंडीशन में जो वॉल्यूम स्ट्रेस है उसको हम बोल सकते हैं पर्टिकुलरली प्रेशर, क्योंकि प्रेशर में क्या होगा सभी साइड से फोर्स लगता है, और इसीलिए प्रेशर कुकर बोलते हैं हम, है ना, है ना, वर्ड क्या यूज करते हैं हम, प्रेशर कुकर। क्यों इसको प्रेशर कुकर बोलते हैं? तो जो भी हमने पार्ट बंद कर दिया, स्टोव पे रख दिया, और फिर अंदर जो भी ऐसे हमने पानी रखा हुआ है तो उसमें हीटिंग इफेक्ट है, फिर उसमें ऐसे वेपराइजेशन होगा, और वो जो वेपर है वो जितना भी कुकर है उसके सभी साइड पर इक्वल फोर्स लगाता है। तो सभी साइड से अगर इक्वल फोर्स लगे और परपेंडिकुलर फोर्स लगे, उस कंडीशन का जो स्ट्रेस है उसको बोलते हैं हम प्रेशर। तो उसी कंडीशन में स्ट्रेस मतलब वॉल्यूम स्ट्रेस एंड प्रेशर एग्जैक्टली सेम। बाकी लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेसिव स्ट्रेस में हम उसको प्रेशर नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्रेशर के लिए सभी साइड से फोर्स कंपल्सरी है। एग्जाम टाइम पर हम क्या बोलते हैं, आज तो बहुत सारा प्रेशर है हमारे ऊपर, तो वो प्रेशर कहाँ से आया? हम एज ए टीचर तुम्हारे ऊपर फोर्स लगाते हैं, है ना, कि भाई पढ़ो। फिर पेरेंट्स दूसरी साइड से फोर्स लगाएंगे तुम्हारे ऊपर, और बाकी जो है वो जो बुक्स होती है उसका तो फोर्स होता ही है तुम्हारे ऊपर। मतलब सभी साइड से तुम्हारे ऊपर फोर्स लगेगा, सभी सब्जेक्ट का होगा, सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स का फोर्स होता है ना। तो बस उस टाइम पर हम बोलते हैं अंडर प्रेशर। क्या तो प्रेशर बहुत ज्यादा है, सभी साइड से हमारे पास ऐसे काम आ जाए तो बोलेंगे वी आर अंडर प्रेशर, आज तो बहुत प्रेशर ज्यादा है। तो सभी साइड से ऐसे फोर्स लगे, उस कंडीशन का स्ट्रेस मतलब द वॉल्यूम स्ट्रेस इज अनदर टाइप ऑफ प्रेशर, या प्रेशर इज अनदर टाइप ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस। द प्रेशर नथिंग बट ओनली एंड ओनली वॉल्यूम स्ट्रेस, के सभी साइड से अगर फोर्स है तो उस कंडीशन में। तो ये कब होगा? जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर या कोई भी लिक्विड के अंदर डाल दें तो ऑल पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड अप्लाई द फोर्स परपेंडिकुलरली टू द सरफेस। उस टाइम पर जो स्ट्रेस होगा दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेस, और स्ट्रेन जो होगा दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेन। चलो अब हम पैरेलल भी फोर्स लगा सकते हैं, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके पैरेलल फोर्स लगा, पैरेलल टू द सरफेस, मतलब कोई भी बॉक्स है ऐसा कोई। अब ये सिर्फ मैं 2 डायमेंशन में ड्रॉ कर रहा हूं, ये हमारा बॉक्स है जिसमें तुम पैरेलल फोर्स लगा दो पैरेलल टू द सरफेस, तो क्या होगा? कोई भी ऐसे लेंथ में चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम में भी चेंज नहीं आएगा। देयर इज नो चेंज इन द लेंथ, नो चेंज इन द वॉल्यूम। होगा क्या? ओनली चेंज इन द सेट। मतलब अगर ये कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है और तुम ऐसे फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? अब ये जो ए पॉइंट है वो यहां चला जाएगा और ऐसा कुछ होगा, है ना।
ऐसे फोर्स लगाओ, मतलब तुम्हारे पास कोई भी एक ऐसा बॉक्स, टीवी का बॉक्स है, रेफ्रिजरेटर का बॉक्स है, उसमें पैरेलल फोर्स लगा दो, जो उसके सरफेस है उसके पैरेलल फोर्स लगा दो। टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में उसके पैरेलल फोर्स लगा दो, तो क्या हो, थोड़ी उसके ऐसे साइड में हो जाएगी, मतलब उसके शेप में चेंज आ जाएगा। इट इज अ चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी। तो व्हेनेवर देयर इज ए चेंज इन द ओनली द चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी, उस टाइप का स्ट्रेस है, उसको बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेस। उसको बोलते हैं हम शियरिंग स्ट्रेस। तो शियरिंग स्ट्रेस मतलब सिग्मा एस बोलते हैं, या फिर शियरिंग स्ट्रेस का दूसरा नाम है, अब बोलेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस। सिग्मा टी दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। कोई भी स्ट्रेस है मतलब फॉर्मूला तो एक ही होगा, फोर्स अपॉन एरिया। अब इसी से रिलेटेड अगर हम स्ट्रेन करें तो इसको बोलेंगे हम शियरिंग स्ट्रेन। तो शियरिंग स्ट्रेन में क्या होगा, जैसे ही चेंज इन द शेप आया, अगर इसकी हाइट h है तो ये भी हाइट तो h ही रहेगी, और यहाँ पर उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा x। तो इसको अब अगर हम ट्रायंगल ले ले, राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम tan थीटा कर सकते हैं ना। तो शियरिंग स्ट्रेस एप्सिलॉन s and that is equal to tan theta and that is equal to delta x upon h। अब ये अगर सेंटीमीटर तो ये भी सेंटीमीटर, मतलब यूनिट लेस। कोई भी टाइप का स्ट्रेन है तो भी वो यूनिट लेस है, मतलब जो स्ट्रेस है वो भी तीन टाइप के हैं। लॉन्गिट्यूडनल, देयर इज अ चेंज इन द लेंथ, वॉल्यूम, चेंज इन द वॉल्यूम एंड चेंज इन द शेप। मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस बोल सकते हैं, एग्जैक्टली प्रेशर एंड शियरिंग स्ट्रेस। फॉर्मूला F/A। फिर स्ट्रेन भी उसी से रिलेटेड थी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ओके, तो चेंज इन द लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ डेल्टा L अपॉन L। फिर वॉल्यूम से रिलेटेड है तो डेल्टा V अपॉन V, दैट इज एप्सिलॉन V। और चेंज इन द शेप में थोड़ा उसका इक्वेशन अलग है, tan थीटा के फॉर्म में, दैट इज डेल्टा x, मतलब व्हाटएवर द चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय इट्स ओरिजिनल हाइट, डेल्टा x अपॉन h। लेकिन होगा तो वो यूनिट लेस ही। स्ट्रेन, कोई भी स्ट्रेन बोलो दैट इज यूनिट लेस, हाँ, कोई भी स्ट्रेस बोलो दैट इज यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इससे रिलेटेड हमें आगे इन दोनों का रिलेशन करना है। तो वो जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, वो ऑब्जर्व किया है रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक और इससे से रिलेटेड हुक्स लॉ। तो कोई भी कंडीशन में उसने ऐसा ऑब्जर्व किया कि ऑलवेज स्ट्रेस is directly proportional to the strain in any condition, either longitudinal मतलब length, either volume या फिर शेप में चेंज है, कोई भी में। longitudinal है तो longitudinal strain, volume है तो volume है, और shearing है तो change in the shape वाला है। Always in any condition stress is proportional to the strain, that means the ratio of stress upon strain is constant, and that constant is known as modulus of rigidity, या फिर simple modulus बोलो। It is, this constant is known as modulus। तो देखो, अब ये भी तीन टाइप के हैं, दोनों लॉन्गिट्यूडनल है, वॉल्यूम है और शियरिंग है। तो मॉड्यूलस भी हमें तीन मिलेंगे उसमें, लेंथ से रिलेटेड मॉड्यूलस अलग, वॉल्यूम का मॉड्यूलस अलग और उसके शेप का मॉड्यूलस अलग। लेकिन कोई भी टाइप का तुम मॉड्यूलस ले लो,
ये जो कांस्टेंट है उसको मॉड्यूलस बोलते हैं। अब जो मॉड्यूलस है तो मॉड्यूलस होगा उसका यूनिट क्या होगा? इट इज सिमिलर टू द स्ट्रेस। ये तो यूनिटलेस है, मतलब इसका भी यूनिट क्या होगा? न्यूटन व मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहां तक करो, फिर अब आगे हमें इन दोनों का रिलेशन भी करना है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए। तो आज पहले इतना कर दो।